ये दिल्ली में कोई 1 करोड़ रुपए का फ्लैट कोई खरीद रहा है तो उसको तो 20,000 रुपए रेंट आता है। 3 से 4 महीने लगे मेरे को पहली सेल आने पे। इट वाज द इजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी। इजीएस्ट वे इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा फील्ड भी सेल्स का था। यू वांट टू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ तो यू कैन चूज रियल एस्टेट। लेकिन आप ये तब की बात करो तब 11-12 साल डिजिटली इतना सब कुछ एक्टिव नहीं था। आपने सुना होगा कि मैंने तो 50,000 रुपए का वो प्लॉट लिया था। आज वो 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है। हर एक पर्सन का परसेप्शन अलग होता है। हम लोगों को बस जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, हम लोगों को कीप गोइंग रखना। 90% का आपसे लोन लेंगे। आपकी लोन की EMI आप नहीं पे करोगे। अच्छा, वो बिल्डर की तरफ से जाएगी। दैट इज कॉल्ड सबवेंशन प्लान। पहले ये था कि नो EMI टिल पोजीशन। अब ऐसा लगता है कि पोजीशन तक आपको कोई EMI नहीं देनी। अच्छा, ऐसा लगा, सुन के तो ऐसे ही लगा, लेकिन उसमें भी क्लॉज था। तो ये पता होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट में जा रहे हो। दैट मीन्स रियल एस्टेट में जाने का मतलब ये है कि आप फिर किसी दूसरी इंडस्ट्रीज में नहीं जा पाओगे। आप सिर्फ आ गए और कस्टमर को बोल दिया सर प्रॉपर्टी खरीद लो। कोई आपके सिर्फ इतना बोलने से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। हेलो मनीष सर, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ साहिल, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो ग्रेट सर। वेलकम टू दी स्पेल आउट सेशन विद साहिल गुजराल। Thank you so much. Thank you so Sahil much for your like inviting me for this podcast. And thank you so much for accepting my invitation, sir. So आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। Like of course जो मेरा फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है रियल एस्टेट। एंड बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू आर लाइक इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, तो यू आर द बेस्ट पर्सन जिसके साथ मैं कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स लाइक बिग ब्रदर, आप मेरे को बहुत सारी चीज़ें एंड हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हो। बिल्कुल साहिल, सो बिफोर लाइक मूविंग इनटू रियल एस्टेट एंड एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू लाइक नो, एंड ऑफ कोर्स मेरी ऑडियंस भी चाहेगी कि आपके बारे में एंड आपने कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करी, या लाइक योर स्कूलिंग आपने कहाँ से करी एंड ऑल एवरीथिंग। आई जस्ट वांट क्विक रिकैप। साहिल, जैसा आप पूछ रहे हो, सो मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में था और अभी भी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। ओके, आई स्टे इन ईस्ट दिल्ली। ओके, सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली ओनली एंड मैंने इसके बाद ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। आई डिड BCom ऑनर्स एंड उसके बाद 2006 में मेरी BCom ऑनर्स कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने 2-3 साल मैंने जॉब किया। मेरी जॉब बेसिकली फील्ड वर्क ज़्यादा थी। मैंने NBFC कंपनी में जॉब शुरू किया था जिसमें हमें लोन बेचना होता था। वन सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस? नहीं, इंश्योरेंस नहीं था, लोन था, पर्सनल लोन था। ओके, गॉट इट। तो पर्सनल लोन हम बेचा करते थे। तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग करी क्योंकि हमारे जो टीम लीडर्स थे वो हमें डोर टू डोर कॉलिंग कराते थे। ओके, हाँ, सो वहाँ से मेरी लर्निंग रही सेल्स की, क्योंकि इंटरेस्ट भी था सेल्स में। बट स्कूलिंग की बात करूँ, स्कूलिंग में हम मतलब थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था, खेल कूद में ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा खेल कूद किया करते थे। फिर जॉब में जब आए तो खेल थोड़ा सा कम हुआ, जॉब के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक हुए। कौन सा स्पोर्ट खेलते थे सर आप? आई वॉज इनटू एवरी गेम। अच्छा, सारे गेम? हाँ, सारे गेम्स में आप क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, बैडमिंटन ले लो, खो खो ले लो, ग्रेट, कबड्डी, वॉलीबॉल। सो मतलब स्कूल्स में आई वॉज लाइक प्लेइंग एवरीथिंग, और इनफैक्ट हर गेम में हम जीतते भी थे, बेस्ट थे। सो गेम्स में ज़्यादा हमारी रुचि रही। उसके बाद स्टडी में ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज पढ़ाई करी। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ पाए, वो भी था। एंड ग्रेजुएशन ठीक है, ग्रेजुएशन एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स से हमने क्लियर करी। उसके बाद हम जॉब जब शुरू करी थी तो जॉब में इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके से काम करना है, उस तरीके से काम करना है। तो काफ़ी कुछ सीखा जॉब में, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर था। आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, टीम लीडर की सुननी है, बॉस की सुननी है, आपको टाइम देना है, टारगेट्स है, क्योंकि सेल्स मैंने चूज किया था तो सेल्स टारगेट बेसिस रहता था, तो टारगेट्स भी अचीव करते थे। डेफिनेटली एक रुचि, मतलब इंटरेस्ट बना हुआ था टूवर्ड्स इंटरेक्टिंग पीपल, टूवर्ड्स लाइक उनको समझाना, बताना। वो एक इंटरेस्ट था कि किसी को हम चीज़ें कैसे परस्यू करनी है, रेदर देन सेलिंग। उसको हम जब बताते थे किसी भी चीज़ के बारे में, तो सेटिस्फेक्शन करने के बाद तो डेफिनेटली आप सेल कर ही लेते। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा लगा कि MBA करना चाहिए, फर्दर स्टडी करनी चाहिए। सो आई डिड MBA। मैंने भी IP से MBA किया था। सो गीता रतन कॉलेज है हमारा, रोहिणी के अंदर था। तो वहाँ से 2 साल MBA करने के बाद उसके बाद फिर मैंने जॉब शुरू करी
2 साल जॉब शुरू किया था मैंने, लाइक 2013 के बाद आई केम इनटू रियल एस्टेट। सो रियल एस्टेट मतलब रियल एस्टेट में मेरा कुछ ऐसा बहुत बड़ा लिंक नहीं था। और मैं रियल एस्टेट की कोई टर्मिनोलॉजी भी नहीं समझता था। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो रियल एस्टेट में काम भी कर रहे थे। सो अगर बात करूँ, वो बातें किया करते थे, प्रीमियम इतना रुपये प्रीमियम हो गया, ये PLC लग गई, अच्छा, ये BSP है, तो मेरे सब ऊपर से बाउंस होता था। समझ ही नहीं आता था कि किस बारे में। न्यू इंडस्ट्री थी, क्योंकि मैं उसके बाद जब जॉब कर रहा था MBA के बाद, तो मैंने इंश्योरेंस ज्वाइन किया था। तो इंश्योरेंस में भी अगेन टफेस्ट जॉब है इंडस्ट्री की, इंश्योरेंस बेचना, लाइफ इंश्योरेंस आपको बेचना है। तो दैट मीन्स लोगों को लगता था कि यार ये इंश्योरेंस नहीं देने आए, मेरे से पैसे लेने आए, बट कहीं ना कहीं आपके स्किल्स चेक होते हैं वहाँ पे। सो थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन था इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशंस को लेके, कि आप जो मेहनत कर रहे हो आपको उतना कॉम्पनसेशन नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उतनी सैलरी, उतना आपके हाथ में नहीं आ पा रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हो। तो ऐसा कुछ चार्म चाहिए था कि यार अगर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अच्छा पैसा बने, अच्छे इनकम हो। सो कुछ कंपनीज थी, मतलब मैं जॉब्स के लिए सर्च कर रहा था, कुछ नई इंडस्ट्रीज के लिए सर्च कर रहा था। सो मेरे पास एक मेल आया हुआ था। उस मेल में कुछ ऐसा इनवाइट था कि आपको मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए आप पर मंथ कमा सकते हो। क्योंकि सैलरी इतनी थी नहीं, सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी पे हम काम कर रहे थे। अगर ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा मेल या कोई ऐसा मैसेज आए कि वेर यू कैन अर्न 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ आप कमा सकते हो, और रियल एस्टेट है और ये सारी चीज़ें, तो एक क्यूरियोसिटी ये भी थी मेरी कि मैं जाऊं और उस सेमिनार को, उस मीटिंग को अटेंड करके आऊँ, एटलीस्ट पता तो हो कि क्या है। बिल्कुल। तो एक्चुअली मेरी हमेशा से आदत है ये सुनने की, मैं सुनता जाता हूँ। अगर कोई बोल रहा होता है ना, मैं पहले उसको पूरा सुनता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, रेदर मैं अपना कुछ रिएक्शन उस पर दूँ। तो उस टाइम मेरा भी ये ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं पहले उनको सुन के आता हूँ कि एक्चुअली है क्या। सो जब मैं इस इंडस्ट्री में गया, उनके ऑफिस में गया, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी। तो उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके आपको इतने लाख रुपए की अर्निंग हो सकती है इन ए मंथ। फिर मैंने पूछा मेरे को करना क्या है? कुछ नहीं, आपको एक प्रॉपर्टी बेचनी है। मैंने कहा वो क्या प्रॉपर्टी है? उन्होंने कहा कि आपको 10 दिन हमारे साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उस ट्रेनिंग के बाद हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, फिर हम अपना प्रोडक्ट बताएंगे। उन्होंने प्रोडक्ट ऐसा बताया, मैंने कहा यार ये तो मैं बहुत ईजिली बेच सकता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगा ये प्रॉपर्टी बेचनी है, मतलब बेसिकली आपको कस्टमर को समझाना है, उसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान देना है। उस टाइम मंथली रेंटल्स के प्लान, अश्योर्ड रेंटल के प्लान बहुत चलते थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मनीष, आप कब की बात कर रहे हो? ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 की। 2013 की। उस टाइम ये बहुत 11 साल पहले, 11 साल पहले, 11-12 साल पहले। तो उस टाइम ये बड़ा कल्चर चलता था कि आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, आपको मंथली रेंटल मिलता रहेगा, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, फिर आप उसको फर्दर रेंट पे लगा दो। सो मोस्टली वो जो रेंटल हुआ करता था वो ऑलमोस्ट 1% था हर महीने का। ओके। तो मुझे लगा 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कराऊंगा अगर मैं किसी कस्टमर को, उनको एक तो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि यूजुअली मतलब ठीक है कोई खरीदेगा तो प्रॉपर्टी लेगा 1 करोड़ रुपए में, और उनको महीने का 1 लाख रुपए रेंट भी आ रहा है। तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि अगर हम ये दिल्ली में कोई 1 करोड़ रुपए का फ्लैट कोई खरीद रहा है तो उसको तो 20,000 रुपये रेंट आता है। तो मैंने लगा कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। अगर मैं किसी कस्टमर को, अपने क्लाइंट को अगर ये ब्रीफ कर रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपये आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी का मंथली आपको रेंट 1 लाख रुपये आ रहा है, और 4 साल बाद आपको जब प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट आधे पैसे तो आप रिकवर कर चुके हो। तो मेरे को बड़ा, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा ये तो काम मैं महीने में 4-5 प्रॉपर्टी बेच दूँ। तो ये मेरे को थोड़ा सा एनकरेजिंग लगा था कि मैंने कहा हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, और उसको मेरे को उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि सारी विन विन सिचुएशंस है, मेरे क्लाइंट्स भी हैप्पी रहने वाले, मैं भी हैप्पी रहना। तो ये मोमेंट था कि मैं रियल एस्टेट में आया। मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने सीखा, और जैसे मैंने बताया था कि मेरा इंटरेस्ट था, मतलब सेल्स करने का इंटरेस्ट था, कस्टमर से इंटरेक्शन करने का इंटरेस्ट था, और पूरा प्रोडक्ट को मैं मतलब बिल्कुल अच्छे से समझा, सीखा। उसके बाद मैं मार्केट में गया। 3-4 महीने लगे, जितना ईजी लग रहा था उतना ईजी था नहीं। 3 से 4 महीने लगे मेरे को पहली सेल आने पे। ओके, हाँ, क्योंकि आप ये 3 से 4 महीने का जो प्रोसेस समझ सकते हो, ये जो टाइम समझ सकते हो, ये सोच सकते हो कि मेरी ट्रेनिंग थी, एक मैं लर्निंग था, मैं कस्टमर से भी आता था, अपने जो कलीग्स थे मैं उनकी कलीग्स की मीटिंग में खुद जाता था। मैंने कहा चलो मैं मीटिंग करके आता हूँ, साथ में चलते हैं, मतलब एक ईगरनेस थी लर्निंग की।
प्रॉपर्टी की विजिट करने में एक ईगरनेस थी, मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टी में, देख रहा हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ से कौन सी रोड बन रही है, क्या क्या कितना प्रोजेक्ट बन गया, वहाँ पे जाके लोगों से बातें करना, मार्केट में कोई भी मिलता था उनसे बातें करना, प्रॉपर्टी की बातें करना, मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो में 4 लोगों से बातें छेड़ ली प्रॉपर्टी के बारे में। तो यू आर लर्निंग एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे आप सीख रहे हो। तो यही एक स्किल सेट होता रहा, मार्केट में अच्छे लोग मिलते रहे, काम होता रहा, कस्टमर्स मिलते रहे, वो सारी चीज़ें चलती, तो एक मोटिवेशन आ गया इस काम करने के लिए। तो सर एज यू सेड लाइक आप मेट्रोज में भी सारी जगह बात करते हुए जाते थे, सो वो चीज़ लाइक फैसिनेट कर रही थी आपको उस टाइम पे, लाइक ऑफ कोर्स बैक देन लाइक 11 इयर्स बैक आप एक नई इंडस्ट्री में आए हो एंड ऑफ कोर्स हर एक चीज़ आप लर्निंग करना चाहते हो, Right. हर एक चीज़ को सीखना चाह रहे हो, तो वो चीज़ फैसिनेट कर रही थी आपको, या आपने कुछ नंबर्स देखे थे, वो नंबर्स फैसिनेट करे थे, लाइक क्या एक्सपीरियंस था आपका? सी साहिल देखो, फैसिनेटिंग था, माइंड में ये था कि ये जो काम कर रहा हूँ, मतलब इट वाज द इजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी। इजीएस्ट वे इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा फील्ड भी सेल्स का था, ओके। और मैंने सेल किया हुआ है और बहुत अच्छे से सेल मैंने किया था, तो मुझे लगा अगर मेरे को वही करना है, ठीक है। और जो मैं कॉर्पस देख पा रहा था कि मेरे को अगर इतना काम करने में मैं अच्छा कॉर्पस कर लेता हूँ, सो मतलब एक जो विन विन सिचुएशन थी, अच्छी अर्निंग्स थी। रियल एस्टेट में हमने देखा था, मतलब जब मैं इंडस्ट्री में आया तो आई रियलाइज्ड कि इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ओके, सो दे हैव बिल्ड देयर करियर लाइक एनीथिंग, ग्रेट। लाइक यू वांट टू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ, तो यू कैन चूज रियल एस्टेट। लाइक आप आगे ये तब की बात कर रहे हो जब 11-12 साल डिजिटली इतना सब कुछ एक्टिव नहीं नहीं था। हम्म, उसके भी बावजूद, बिकॉज उस टाइम मार्केटिंग के अलग टूल्स थे, अग्री। मार्केटिंग की अलग वर्किंग स्टाइल होती थी। आप सेमिनार्स कर रहे हो, आप स्टैंडिंग कैनोपीज लगा रहे हो, आप एक ग्रुप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, आप ऑफिस के अंदर जा रहे हो, वहाँ पे मास प्रेजेंटेशन, प्रॉपर फील्ड वर्क, प्रॉपर फील्ड वर्क। तो यू हैव दैट मच ऑफ लाइक कस्टमर और ये सारी चीज़ें जहाँ पर हर किसी की नीड है प्रॉपर्टी बाय करना। एक हेवी अमाउंट अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो दैट इज द ओनली ऑप्शन, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप गोल्ड ले सकते हो, आप मतलब गोल्ड ले लिया आपने, म्यूचुअल फंड्स ले लिया आपने, शेयर्स खरीद लिए, तो वो एक लिमिटेड आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर मैं आपको बोलूँगा आपके पास 1 करोड़ रुपए है एंड यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले माइंड में आपका आएगा प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी में आपके जो पैसे है ना वो सेव है ना। 1 करोड़ रुपए का आप शेयर मार्केट में डाल के रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज यू डोंट नो दैट मार्केट, बिकॉज वहाँ पे आपने कई सारे लोगों का एक अजम्पशन देखा हुआ है कि वो प्लस भी गए, माइनस भी गए, डूब गए, अच्छे आगे ग्रोथ रही। लेकिन रियल एस्टेट में अगर हम देखें, जो मोस्टली जो परसेंटेज है वो ग्रोथ की तरफ रही है, स्लो ग्रोथ, बट स्लो एंड स्टडी रही है ना। तो अच्छा लिया है, लेकिन जिन्होंने लंबे समय तक लिया, आपने सुना होगा कि मैंने तो 50,000 रुपए का वो प्लॉट लिया था, आज वो 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है। ये वाली टर्म तो बहुत सुनते हैं, लाइक, है ना। बट उस इन्वेस्टमेंट को, उस प्लॉट को हमने यूज भी करा है, राइट, यूज करा है, हमने वहां पर रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम बनाई है। सो यू आर यूजिंग दैट इन्वेस्टमेंट, आप खुद यूज भी कर रहे हो, आप वहां से रेंटल भी अर्न कर रहे हो, और आपकी जो अप्रिसिएशन है वो भी हो रही है। लाइक वेज हैं बहुत सारे कमाने एंड रिटर्न लाने के, राइट। तो ये सारी चीजें थी, फैसिनेटिंग थी। अमाउंट अच्छा बड़ा दिख रहा था कि मैं 25, 30, 35, 40, 50,000, 80,000 रुपए की जॉब कर लेता, 1 लाख रुपए की जॉब होती। लेकिन अगर मैं मोर एंड मोर डील्स अगर मैं क्रैक करता हूँ तो आई विल गेट मोर एंड मोर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आने वाली थी। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए और नया एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि आप हज़ारों से कमाते हुए सीधा लाखों की ब्रैकेट में आ गए। तो आपका एक एटीट्यूड चेंज हो गया, आपका एक थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, है ना। आप एक रिस्क लेने के एपेटाइट में आ गए कि मैं बाइक चलाता था, नाउ आई कैन हैव माय ओन कार। तो जो सोचने में थोड़ा सा समय लगता है, बट एट द मोमेंट आप अर्न कर रहे हो, आपको मालूम है कि ये करने के बाद मेरे को ये मिल सकता है, सो आप उस पाथ पर जा रहे हो। ये सारी चीज़ें थी। सो लाइक किसी पर्सन ने, जब आपने स्टार्ट किया होगा, ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में आपको सपोर्टिंग भी पर्सन मिलते हैं, डीमोटिवेटिंग वाले करने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो कुछ ऐसे जो आपके एक्सपीरियंस में कि हाँ, इस पर्सन की ये बात मेरे को बहुत हेल्प कर गई थी, इस पर्सन की ये बात। देखिए साहिल, मेरा एक छोटा सा मानना है कि मैं हर किसी से सीखना चाहता हूँ। अगर मेरे को कोई डीमोटिवेट भी कर रहा है तो मैं उससे भी सीखता हूँ। ओके।
उससे भी सीखने का मतलब है कि वो डीमोटिवेट कर रहा है, बट एंड ऑफ द डे आपका बेनिफिट किस में है, दैट इज योर ओन परसेप्शन। मोटिवेशन के लिए या लर्निंग के लिए आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके एक आप बिजनेस ऑनर तक से आप सीखते हो। लाइक हम हर एक पर्सन से सीखते हैं, लाइक वॉचमैन हो या फिर एक बिजनेस ओनर हो। सी द वे योर कलीग इज कॉलिंग, उसके कुछ पॉइंट्स, क्योंकि वो जब बोल रहे हैं ना, यू आर कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू हिम, राइट, एंड यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज दिस थिंग कि वो क्या बोल रहे हैं, हम्म। वहाँ से आप सीख रहे हो। बिल्कुल। कई बार मैंने ऐसे देखा साहिल कि मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और मेरे से पहले 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले मेरे कलीग ने कुछ बात करी थी, और ऑल ऑफ सडन वो क्वेश्चंस मेरे पास आ गया, क्योंकि मैंने उसको सुना था, तो वो क्वेश्चंस मेरे पास आ गया, मेरे पे आंसर नहीं था, लेकिन वही 2 मिनट पहले वाली बात मैंने रिपीट कर दी। राइट। तो मतलब ये चीज होती है कि हर एक पर्सन का परसेप्शन अलग होता है। हम लोगों को बस जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, हम लोगों को कीप गोइंग रखना है। Agree. आप कहीं जा रहे हो, आपने कुछ बोर्ड देख लिया, किलोमीटर का डिस्टेंस देख लिया, वो आपकी लर्निंग हो गई। बिकॉज रियल एस्टेट में यू हैव टू नो एवरीथिंग, कि वो बहुत यूजुअल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि सर ये यहाँ से कितना दूर है, अरे ये यहाँ से कितना दूर है, मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब फिर भी लोग आप पूछते हैं, ठीक है बता दिया कि सर यहाँ से इतना किलोमीटर। यू हैव टू बी लिटिल बिट एग्जैक्ट, मतलब आप एक्यूरेट नहीं हो सकते हो कि सर इतना ही किलोमीटर है, मतलब आपको आंसर करना है उस चीज़ को, आपको पता होना चाहिए कि ठीक है आप गाड़ी चला रहे हो, आपने अपना मीटर डाउन कर, मतलब मीटर 0 कर लिया, उसके बाद देख रहे हो मैं वहाँ जाना तो कितना किलोमीटर है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब आपकी लर्निंग ये देती रहेंगी, आपके कलीग्स हैं वो देते रहेंगे, आपके सीनियर्स हैं, मीटिंग हो रही है, आप कहीं जा रहे हो, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हो आप, अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं आपको लर्निंग के लिए, तो बहुत सारे मीडियम्स आ गए हैं। अब आप पॉडकास्ट के थ्रू सुन लो, आप वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, ऑनलाइन जाके सर्चेस कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें अब मिल जाती है, पहले इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। राइट, लाइक मैं यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑफकोर्स आपसे कि 12 साल हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में, एंड थ्रू आउट जब आपने स्टार्ट किया था एंड अब लाइक ऑफकोर्स आफ्टर 12 ईयर्स, आपको लगता है कि बहुत सारे मेजर चेंजेस आए होंगे, एंड कुछ ऐसे मेजर चेंजेस जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहो एंड एक नया पर्सन सीख पाए? देखिए नए पर्सन के लिए तो इस टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत है, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब आप बहुत इजीली सीख सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे आज की डेट में वीडियोज़ हैं, यूट्यूबर्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हम एक बहुत जल्दी एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, लर्निंग के कोर्सेज भी करने वाले हैं, तो वो सारे रियल एस्टेट में जो न्यू कमर्स है, जो आना चाहते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है, और मतलब दे कैन यूज़ देयर टाइम के, मतलब घर पे बैठे हैं तो दे कैन लर्न, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो देन दे कैन लर्न, इजी एक्सेसिबल हो गया है हर एक चीज़, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, तो लाइक पहले ये सारी चीज़ें ऑप्ट नहीं होती थी, तो आपने कैसे की? लाइक ऑफ कोर्स आपने ये तो बताया फील्ड वर्क, एंड और क्या क्या लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आपने यूज़ करे? देखिए लर्निंग में ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने मीटिंग्स अटेंड करी, मीटिंग्स लाइक किसी भी अगर कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के अंदर हम सेल्फ जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लीडर्स बोल रहा है हमें, कोई सीनियर ने बोला है कि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में जाओ, तो आपकी सेल्फ, आपका ये रुझान है, आपकी रुचि बनी हुई है कि आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हो, आप वहाँ जाके किसी भी सेल्स पर्सन से, कंसर्न पर्सन से आप बैठ रहे हो, समझ रहे हो, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी इतनी है, आप दिन में जा रहे हो 3-3 4-4 प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, उस 4 प्रॉपर्टीज के बारे में आप समझ रहे हो, क्योंकि देखो टर्मिनोलॉजीज तो ऑलमोस्ट सबकी सेम है, बट आपको वहाँ की यूएसपीज, वहाँ की साइजेस, वहाँ की मार्केट, ये सब चीज़ें पता करने के लिए आप जा रहे हो, हर प्रोजेक्ट के बारे में, नई लॉन्चिंग हो रही है तो जा रहे हो। उस टाइम न्यूज़पेपर का बहुत चलन था। हाँ जी, न्यूज़पेपर में आप बिलीव नहीं करोगे, न्यूज़पेपर के शुरू के 5 से 6 पेजेस जो हुआ करते थे, वो सिर्फ बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज के होते थे, प्रमोशनल होते थे। सो वहाँ से मेरे को बहुत सीखने को मिला, क्योंकि वो जो अपना मार्केटिंग सेट करते थे, यानी कि मार्केटिंग की जो वो बनाते थे, स्ट्रैटेजीज बनाते थे, वो न्यूज़पेपर में आती थी कि सर आप 10% दो और उसके बाद आपको कुछ नहीं देना, नो EMI टिल पोजीशन। सो बताने वाला तो कोई नहीं था, तो क्या किया, उसी नंबर पे कॉल किया, उनका मार्केटिंग स्टाइल स्टडी किया, उनको उसी नंबर पे कॉल किया, उस नंबर पे कॉल करके पूछ लिया कि ये सर ये बताओ ये 10% देके 90% का क्या है, एज ए क्लाइंट बन के। तो उन्होंने बताया कि सर ये, क्योंकि देखो क्लाइंट को तो वो सारी चीजें बताते हैं, एग्री ऑन दैट, इनसाइट्स हमें पता है, ओवरव्यू ना देना है। तो जब वो मेरे को स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने बोला 10% ये सर ऐसा है, 90% का आपसे लोन लेंगे, आपकी लोन की EMI आप नहीं पे करोगे, अच्छा, वो बिल्डर की तरफ से जाएगी, दैट इज कॉल्ड सबवेंशन प्लान। तो उस टाइम ये बहुत चलता था, सबवेंशन प्लान, 10% दे दो, नो EMI टिल पोजीशन, यानी कि पोजीशन के टाइम तक
आपको कोई EMI नहीं देनी, बट लोन Okay. आपका हो गया, लोन का डिसबर्सल आपसे करवा लिया, बट नाम आपका लग गया। नाम मेरा लग गया लोन पर, फंडिंग हो गई बिल्डर को, बट उसकी EMI जो है वो बिल्डर दे रहा है। समझ गए। तो उसमें भी कई सारे कैच पॉइंट थे, फिर वो समझे। मतलब आप एक स्टेप चढ़ रहे हो तो दूसरे स्टेप के लिए आप अपने लिए एक विंडो देख रहे हो कि यार अब मेरे को इस स्टेप पे भी जाना है। पहले सबवेंशन समझा, सबवेंशन के बाद वो समझा कि EMI, पहले ये था कि नो EMI टिल पोजीशन, अब ऐसा लगता है कि पोजीशन तक आपको कोई EMI नहीं देनी। अच्छा, ऐसा लगा, सुन के तो ऐसे ही लगा, लेकिन उसमें भी क्लॉज था। जब उसके एग्रीमेंट्स हमने पढ़े तो एग्रीमेंट वाज बेस्ड ऑन टाइम, कि आप 24 महीने के लिए 30 महीने तक ही एलिजिबल हो फॉर दैट। अगर 30 महीने तक डेवलपर ने बना दिया तो ओके, तब तक तो आपको टिल पोजीशन खिलाया जाएगा। अगर 30 महीने बाद भी ये प्रॉपर्टी अगर डेवलप होती रही, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन रही, तो EMI आपकी शुरू हो जाएगी। ओके। तो मतलब मार्केटिंग, वो सेफर साइड खेल रहे थे अपना। वो सेफर साइड खेल रहे थे कि भाई 24 महीने 18 महीने, क्योंकि बैंक को स्पेसिफिक होना था कि आप EMI कितने महीने तक इसको नो EMI का ऑप्शन रखने वाले हो, इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं, कि अगर वो प्रोजेक्ट रुक गया, बना ही नहीं है, तो मैं कस्टमर से EMI नहीं ले पा रहा हूँ। तो उन्होंने उसको एक टाइम फ्रेम करा, 18 महीने, 2 साल, 3 साल, तो वो टाइम फ्रेम आया। तो एक स्टेप चढ़े, फिर दूसरे स्टेप पर सीखा कि अच्छा ऐसा भी होता है। फिर ये भी सीखा कि ये सारा का सारा पेन बिल्डर ही ले रहा है कि EMI का, या कस्टमर पे भी आ रहा है। तो वो भी सारी चीजें समझना, तो वो सारी चीजें समझना। तो फिर वो समझी, उस टाइम क्या होता था कि उस प्रॉपर्टी के पहली 3-4 लाख रुपए कॉस्टली होते थे। ओके, लेट्स से प्रॉपर्टी 30 लाख की है, तो वो प्रॉपर्टी आपको 34 लाख रुपए की मिल रही है। बिल्कुल। तो 3,40,000 रुपये आपने दे दिए, उसके बाद जो 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट वो पहले ले लिया, जो बिल्डर को देना था। तो ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आपके पास सारे माध्यम है, आप क्लाइंट बन के सीख सकते हो, आप एक स्टूडेंट बन के सीख सकते हो, आप मार्केट में डायरेक्ट जा सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाके सीख सकते हो, बट आपको लगन होनी चाहिए ना सीखने की। मैं किसी को बोल के फोर्स करके नहीं सिखा सकता हूँ कि भाई सीख ले, पैसे कमाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि फैसिनेट हो सकता है, बट हाँ, उसको स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में रन करना है। बिल्कुल। तो यहीं इसी से ही एक क्वेश्चन और आता है कि अगर एक पर्सन को स्टार्ट करना है एंड रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में उनको लाइक एंटर करना है, तो लाइक कौन से ऐसे स्किल सेट्स होते हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है? लाइक एक न्यूबी है, एक नया पर्सन है, ही और शी वांट टू एंटर दिस मार्केट, तो हाउ लाइक किस तरीके से वो एंटर कर सकते हैं? स्टार्टिंग एक स्टेज, स्टेप 1, सेकंड, क्या क्या स्किल सेट्स होने चाहिए? तो वो सबसे पहला स्किल सेट तो यही होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट में जा रहे हो। दैट मीन्स रियल एस्टेट में जाने का मतलब ये है कि आप फिर किसी दूसरी इंडस्ट्रीज में नहीं जा पाओगे। ओके, नहीं जा पाओगे का मतलब ऐसा नहीं है, बिकॉज जो आपकी अर्निंग्स है वो बहुत हाई हो जाती हैं। ओके, लाइक ये तो अच्छी बात हुई। बिल्कुल। तो मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बहुत कम लोगों को इस इंडस्ट्री से जाते हुए देखा है, हाँ वो लोग जरूर गए हैं जो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। देखो सक्सेस ना होने में उनकी गलती नहीं है, वो अपना माइंड फ्रेम नहीं उस तरफ लेके जा पाए। उनके माइंड में वो चलता रहा कि मैं ये करूँ या वो करूँ, मैंने तो स्टडी साइंस की करी है, साइंस स्ट्रीम से करी है, मेरे को तो इस इंजीनियरिंग में जाना था, मैं रियल एस्टेट में क्यों आ गया। तो वो माइंड फ्रेम में कहीं ना कहीं चल रहा है। देखो अगर आप माइंड में एक थॉट लेके जा रहे हो, परसेप्शन लेके जा रहे हो कि मेरे को रियल एस्टेट में रहना है, रियल एस्टेट के लिए काम करना है, मेरे को ऑब्जेक्टिव मेरा को पैसे कमाने हैं, ठीक है, चाहे वो सैलरी पे रह के मैं कमाऊँ या इंसेंटिव बेस पे कमाऊँ या फिर मैं कमीशन बेस पे कमाऊँ, ठीक है। सो मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन सब चीज़ों के लिए। सैलरी भी यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे इंसेंटिव्स हैं, और कमीशंस की तो खैर बात ही नहीं है। तो वो लोग अपना पहले तो माइंड सेटअप ये करें कि मेरे को रियल एस्टेट में जाना है, तो अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी इंडस्ट्री नहीं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, और इसमें आपको लाइफ टाइम लर्न करना पड़ता है। आप सिर्फ आ गए और कस्टमर को बोल दिया सर प्रॉपर्टी खरीद लो, कोई आपके सिर्फ इतना बोलने से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। बिल्कुल। वो जज करता है कि यार मेरे से जो पर्सन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट कराने के लिए वो कौन है, उसकी क्या नॉलेज है, क्या बैकग्राउंड है, ठीक है ना। तो मतलब मेरे को उन्होंने जो प्रॉपर्टी बताई है, जो मेरे क्वेश्चन थे, क्या उसको सही से आंसर कर पा रहा है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी पर्सन ने कॉल करा, सर मैं यहाँ पर 2 BHK हमारी प्रॉपर्टी है, 50 लाख की कॉस्ट है, ठीक है ना, और उसने पूछा अच्छा कौन सा बिल्डर है, वो बिल्डर नहीं बता पाए। तो कहेगा यार मेरे को प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो मेरे को बिल्डर के बारे में नहीं पता पा रहा, चलो एक बार बिल्डर को बता दिया, अच्छा इसमें लोडिंग कितनी है, वो फिर अपने इधर उधर सीनियर्स को ढूंढेगा,
कि सर लोडिंग बताओ, तो सामने वाला कस्टमर कहेगा Product knowledge यार होनी प्रोडक्ट चाहिए। नॉलेज नहीं है, सामने कस्टमर बोलेगा यार इसको कुछ मालूम नहीं है, मेरे को ये फंसा देगा। सो आपको उसके अंदर पूरा घुसना पड़ेगा, रमना पड़ेगा, रियल एस्टेट की A to Z चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और देखो मैं ये नहीं बोलता कि आप आओ पहले सारा सीखो फिर उसके बाद करो, अच्छा, बट आपके पास वो ईगर होनी चाहिए, आपके पास वो पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको सीख रहे हो और सीखते सीखते आप उसमें काम कर रहे हो। मेरे को 12 साल हो गए, मैं आज भी नई चीज़ें सीखता हूँ, क्योंकि मैंने अगेन आपको बोला ना, रियल एस्टेट कोई छोटा फील्ड नहीं है, छोटी इंडस्ट्री नहीं है कि मैं एक बुक पढ़ लूँगा मुझे रियल एस्टेट आ जाएगा। आज भी हमारे सामने कुछ नई टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने Right. फ्लिपिंग बताया, राइट, तो फ्लिपिंग भी एक मेरे लिए नया लर्निंग थी। आज मैंने आपसे सुना तो मेरे को माइंड में आ गया, नेक्स्ट टाइम जब कोई मेरे से बात कर रहा होगा तो मेरे को मालूम होगा कि यार फ्लिपिंग इज समथिंग दिस। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग है। आप रियल एस्टेट में आप रेगुलरली सीखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, और वही डिलीवरी आप कस्टमर्स को दे रहे हो, वही डिलीवरी आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हो। और जितनी बेहतर डिलीवरी दोगे, जितने बेहतर एक्सपीरियंस के साथ आप बता पाओगे। देखो ऐसा होता है कि वो बोलते जी वो बहुत एक्सपीरियंस थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपकी नॉलेज ज़रूरी होती है। आप नॉलेज ले लो, 10 साल जिसने काम करा, 20 साल जिसने काम करा, उस 20 साल का एक्सपीरियंस आप ले लो, आप लर्निंग कर लो, मार्केट में जाओ, फील्ड में जाओ, प्रोजेक्ट्स पे जाओ, सारी चीज़ें देखो, अपने सीनियर से कंसल्ट करो, सारी चीज़ें पता लगेंगी आपको, आप अच्छे से बता पाओगे हर किसी को। एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज अ वेरी डेवलपिंग कंट्री एंड बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज, लाइक अगर यहीं से हम लोग थोड़ा सा और जाने कि आपके सेंस में रियल एस्टेट में इंडिया का क्या फ्यूचर अभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, अगर स्टैट्स की बात करें, स्टैट्स तो बोलता है कि इंडिया का मार्केट अगले 50-60 सालों तक ग्रोथ करेगा रियल एस्टेट में। ओके, बट लेकिन हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है ना, बिल्कुल। हर इंडस्ट्री की एक लाइफ साइकिल होती है। सो ये लाइफ साइकिल में अप एंड डाउन हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि 10-12 साल या 15 साल में हर एक लाइफ साइकिल घूमती है, जिसमें आपको डाउनफॉल भी मिलेगा, जिसमें आपको डेवलपमेंट भी मिलेगी, जिसमें आपको ग्रोथ स्टेज भी मिलेगी, वो सारी स्टेजेस आपको मिलती रहेंगी। तो लेकिन मार्केट अल्टीमेटली ग्रो ही कर रहा है ना। जैसे हम बता रहे हैं कि 50,000 का प्लॉट 2 करोड़ में सेल हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि 2 करोड़ के बाद वो नीचे ज़मीन पे आ गया, 40 लाख का आ गया, 30 लाख का आ गया। हाँ, वो स्टैगनेंट हो जाएगा, एक 80 तक आ जाएगा, एक 50 तक आ जाएगा। लेकिन उसके बाद वो एक नए जब फेज में आएगा, यानी कि वो डाउनफॉल के बाद जब नए फेज में आएगा, तो उसको फिर फर्दर ग्रोथ मिलेगी। देखो, ग्रोथ के बड़े सारे फैक्टर्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। पहले 54 हुआ करती थी, बिल्कुल, अब वो 54 खत्म हो गई, तो यानी कि आप सोचोगे उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, रुपए की वैल्यू। 10 रुपए से कम आज की डेट में कोई बच्चे अपनी पॉकेट मनी मांगता नहीं है। बिल्कुल, तो जहाँ किसी को 25 पैसे 50 पैसे दिया करते थे, उसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 10 रुपए या 50 रुपए मल्टीप्लाई करूँ, तो वो कितना बढ़ गया है। बिल्कुल, तो बढ़ गया ना। तो सेम क्या है, आज हम जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, देखो एक इन्फ्लेशन रेट के थ्रू भी मार्केट में रेट अप हो रहा है। वो एक बिल्कुल है कि इन्फ्लेशन इस हिसाब से जा रहा है, आपके मार्केट के रेट्स बढ़ रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि आपकी सैलरी पहले 10,000 थी, आज आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, आपके खर्चे उतने ही है, थोड़े बहुत आपने खर्चे बढ़ा लिए, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो ही गई है। पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो गई। तो असली इन्फ्लेशन तब आता है जब आप इन्फ्लेशन से ओवर एंड अबव कमा रहे हो, ओवर एंड अबव आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, तो वो आपका असली ग्रोथ मानी जाती है। लाइक अगर 7% का इन्फ्लेशन है तो आप 10% 12% ऊपर जा रहे हो। सो दैट मीन्स यू आर लाइक आप एक अच्छा एप्रिसिएशन अपनी प्रॉपर्टी में ले रहे हो। लाइक अभी ये एक राइट टाइम है एंटर करने के लिए इस मार्केट। देखिए, अभी मार्केट डेवलपिंग स्टेज पर है, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि 2011 के बाद मार्केट में एक स्टेगनेंसी आई थी, फिर हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन अब जो मार्केट है वो अब जा रही है, बूमिंग मार्केट। अब बूमिंग मार्केट है। अगले 6-7 सालों तक ये मार्केट बूम में रहने वाली है। मार्केट के एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि मार्केट में अभी करेक्शन आएगा या स्टेगनेंसी आएगी, तो अभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मार्केट अभी ग्रोथ करेगी, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स हम देख रहे हैं। जब रियल एस्टेट का जो रेरा आया था, रेरा आने के बाद चीज़ें बहुत सुधरी हैं। सर थोड़ा सा हम लोग ऑडियंस के लिए स्पेसिफाई करते हैं, रेरा क्या होता है? रेरा बेसिकली एक रेगुलेशन बॉडी बनी है रियल एस्टेट के ऊपर, जो जिसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। सो ये एक जैसे सेबी है, जैसे एक IRD है, इंश्योरेंस के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है कि उसकी जो कार्यशाली है उसको मतलब मॉनिटर करने के लिए, सेम मॉनिटरिंग के लिए आपकी रेरा बनी है। तो ये एक अथॉरिटी फॉर्म हुई है जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की कोशिश की गई है बिटवीन बिल्डर्स एंड बायर्स।
तो इसके आने के बाद एक्चुअली बिल्डर्स पे बहुत ज़्यादा कर्व लगा। जो बिल्डर अपनी मनमानी किया करते थे, बिल्डर्स को लगता था कि हम कस्टमर के साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। मार्केट बहुत साफ हो गई। मार्केट बहुत साफ हो गई है। अब कस्टमर्स को प्रॉपर्टी बाय करने से पहले A to Z सारी चीज़ें पता है कि उनकी प्रॉपर्टी के क्या लोकेशंस हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस उनको मिल रही है, कितने टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा, कितनी प्रॉपर्टी बिल्डर बना रहा है, जो नक्शे बनाए हैं वो एक्यूरेट है नहीं है। पहले बहुत इनएक्यूरेसी चलती थी कि बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई, उसके सामने पार्क बना दिखाया था, लेकिन पार्क में फिर वो टावर खड़ा कर दिया। ओके, तो पहले इस तरीके से चीटिंग हुआ, ओवर कमिटमेंट। तो आज की डेट में रेरा के अंदर A to Z सारी चीजें हैं। मार्केटिंग आप करो, मार्केटिंग के अंदर आप जो बोलो दैट यू हैव टू ऑनर। ओके, दैट कैन बी चैलेंज बाय कस्टमर्स कि भैया आपने तो ये बोला था, नाउ यू आर डूइंग दिस। मार्केटिंग जो टर्म यूज करिए वो स्टैंड बाय रहना पड़ेगा, वो स्टैंड बाय रहना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हो वो आपको करना पड़ेगा। प्लस माइनस कुछ हो सकता है, बट आप ऐसे नहीं कि आपने बोला कि जी मैं आपको एक ये प्रॉपर्टी में एक क्लब हाउस दूंगा और क्लब हाउस मेरा इस लेवल का होगा, और आप उसको बना के कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो वो सारी चीजें अब मार्केट में है। रेरा ने इस चीज को इंश्योर करा है। कई सारे बिल्डर्स को पेनल्टी करी है, कई सारे बिल्डर को मतलब फाइन देना पड़ा इस चक्कर में, गलत मार्केटिंग करने के चक्कर में, और प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केटिंग के चक्कर में। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी सस्पेंड हुए इस चक्कर में, बहुत ज्यादा फाइन लगे। तो बिल्डर्स को ये पता लगे कि मार्केट में मेरे को रहना है तो मतलब फेयर मेरे को काम करना होगा। और उस फेयर का नतीजा ये है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आया पैसा लगाने के लिए, इम्प्रूव हुआ मार्केट, और लोगों को अभी लगता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो इसीलिए मार्केट में जो हम सुन रहे हैं कि मार्केट में जो ग्रोथ आ रही है वो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि पुराने जो बिल्डर्स फंसे हुए थे, एक बिल्डर्स की वो डिलीवरी रुकी हुई थी, तो वो डिलीवरी शुरू हुई, नए प्रोजेक्ट शुरू हुए, और टाइम फ्रेम के अंदर और हर चीजें पूरी इंडस्ट्री को काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज कर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। एज यू ऑल्सो सेड कि रियल एस्टेट के साथ में भी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। जब रियल एस्टेट ग्रो करता है तो वो भी इंडस्ट्रीज बाय द टाइम ग्रो करती हैं। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में, रियल एस्टेट के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब 23-24 ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, 23-24 जो मतलब इंडियन इकोनॉमी में भी ग्रोथ देती हैं, इंडस्ट्रीज को भी बूम करती हैं। आप सीमेंट इंडस्ट्रीज ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए सब टाउनशिप्स बनती हैं, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्टील आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में टाउनशिप डेवलपमेंट के अंदर पड़ती है। आपको कॉपर है ना, आपको स्टील, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पेंट आपके ज़्यादा है, वुडन ग्लासेस, डोर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आप डेफिनेटली देखते हो कि आपको इस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट एसोसिएटेड है। जब ये डाउनफॉल पे होती है तो वो इंडस्ट्रीज भी डाउन होती है। जब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही होती है। टाइल्स की मार्केट है ना, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, PVC की मार्केट है, पाइपिंग की मार्केट है, तो बहुत सारी चीज़ें। रियल एस्टेट एज अ बिग ब्रदर अपनी सारे स्मॉल ब्रदर्स को साथ में लेके चलता है। और क्योंकि एक मतलब इंडियन इकोनॉमी में देखें तो एक मतलब GDP का 7 to 8% का जो होल्ड है वो GDP मतलब रियल एस्टेट का मार्केट है। ओके, सो एज यू सेड कि GDP का 7 to 8%, और ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि जितना मार्केट ये ऑर्गेनाइज्ड होगा, जितना ही मार्केट ऑर्गेनाइज्ड होगा, उतना ही हमें ट्रांसपेरेंसी और इतना ही हमें ग्रोथ, ट्रस्ट फैक्टर, ऑथेंटिकेशन बाय द टाइम इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ फैक्टर और बढ़ जाएगा। सो लाइक ऑफ कोर्स अब हम लोगों ने ये भी पूछा कि सामने वाला पर्सन एंटर कैसे कर सकता है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज एंटर कर सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने गवर्नमेंट का यहाँ पर जिक्र भी किया कि GDP में 7 to 8% हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज भी कर रही है। तो लास्ट 10 ईयर्स में जो हमारी रूलिंग पार्टी है और गवर्नमेंट है, उनका क्या रोल रहा है रियल एस्टेट में? लाइक एडवांटेजेस आई हैं बहुत सारी, इम्प्रूवमेंट करी हैं। लाइक ऑफ कोर्स आप 12 ईयर्स से हो इस मार्केट में, यू नो दी लाइक बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट, राइट? तो थोड़ा सा आप उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। देखिए, गवर्निंग पार्टी कोई भी आती है ना, तो उसका एक एम्फेसिस ये रहता है कि रियल एस्टेट मार्केट अप रहे। क्योंकि अगर मार्केट में आपने देखा होगा रियल एस्टेट मार्केट अप होती है तो ऐसा लगता है कि मार्केट अच्छा ग्रोथ कर रही है। बिल्कुल। रियल एस्टेट का डाउन होने का मतलब है, हर कोई मार्केट में बोलता है मंदी है। ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा टर्म यूज होती है कि मार्केट में अगर रियल एस्टेट अप जा रहा होता है तो कहते हैं मार्केट बहुत तेज है ना। और यही अगर मार्केट रियल एस्टेट मार्केट डाउन है तो मंदी मार्केट में बोलते हैं मार्केट में मंदी है, काम नहीं है।
तो ये, लेकिन गवर्नमेंट जब आती है, गवर्नमेंट हर कोई ये चाहती है कि रियल एस्टेट मार्केट अप करे, रियल एस्टेट मार्केट जाए। तो लोगों के माइंड में ना कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखो, नोएडा और दिल्ली, हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, इसमें नोएडा और दिल्ली को लेके चलता हूँ। तो नोएडा का मार्केट अब इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वहाँ कुछ गवर्नमेंट की रूलिंग जो थी वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती थी। ओके। एक गवर्नमेंट ने आके कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करी, दूसरी गवर्नमेंट ने आके उसको बंद कर दिया। तो फिर दोबारा गवर्नमेंट आई, फिर दोबारा चालू हुआ, दोबारा बंद हुआ। तो ये ग्रोथ जो थी वो कहीं ना कहीं अटक जाती थी बीच में। तो लोगों को, मतलब क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा मार्केट है, बिल्कुल, तो दिल्ली के इन्वेस्टर्स को लगता था कि यार यहाँ जाने से बेहतर है कि मेरे को नहीं पता कब फंस जाऊँ, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट का, मतलब कोऑर्डिनेशन सही नहीं है आपसी तो में नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है तो वो एक पुल बनाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उस पुल को रुकवा देती है। तो ये लोगों के माइंड में था, वो फेवरिंग होती थी डेवलपर्स के लिए कि ये पार्टी इन बिल्डर्स का फेवर कर रही है। ओके। तो जब वो गवर्नमेंट चेंज होगी तो इन बिल्डर्स को मतलब उसके डिसएडवांटेज देखने को मिले। तो ये बहुत सारा देखने को मिलता था। तो लोगों ने फिर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट थी वो दिल्ली में ही करते थे, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा मार्केट था। दिल्ली के जो इन्वेस्टर्स है वो उन्होंने यही सोचा हुआ था कि हम दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अभी हम नहीं जाते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ गुड़गांव के अंदर हम देखते थे अच्छी पेस है, क्योंकि वहाँ हर गवर्नमेंट जो आ रही थी वो एक डेवलपमेंट पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी। उधर ज़्यादा टांग खींचा नहीं होता था कि ये गवर्नमेंट आई कि मैं इसकी टांग, स्पेस दिया जाता था, स्पेस दिया जाता था कि भाई आपने काम करा, अब हम काम कर रहे हैं। बट अब मार्केट ऐसा हो गया कि नोएडा के अंदर, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। सो कोऑर्डिनेशन एक बहुत अच्छा बना हुआ है, वो हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, वो बिल्डर्स को भी हेल्प कर रहा है, वो इन्वेस्टर्स को भी हेल्प कर रहा है, और वो मार्केट को भी हेल्प कर रहा है। अब बहुत सारी चेंजेस हमने देखी नोएडा मार्केट। नोएडा में ये देखो, बहुत पहले लोगों को रुझान ही नहीं हुआ करता था। बिल्कुल। एक उनके माइंड में रहता था कि हाँ गुंडा बदमाशी बहुत है, मैं एनसीआर वाले मैं यूपी में नहीं जाऊंगा, मतलब नोएडा में जाऊंगा रात को मुझे लूट लेंगे। तो एक थॉट बना हुआ था, नहीं यार यहाँ पे नहीं जाना है। बहुत अच्छे फ्लैट्स बने हुए थे, कोई रहना नहीं है, प्लान सिटी है, कोई रहना नहीं चाहता, वाइड रोड्स हैं, लेकिन नहीं जाना। तो लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बनी हुई थी। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट ने आके सबसे पहले पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि भैया ये गुंडागर्दी साफ करो। दूसरा, बिल्डर्स को साफ करो। बिल्डर्स को साफ करने का मतलब है रेरा करो, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करो, मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है उसको वापसी लाओ। रात को कोई लोग घूम रहे हैं तो उन्हें सेफ्टी रहे, डर ना लगे। तो परसेप्शन चेंज किया लोगों का, थॉट चेंज हुई। फिर आया कि यार ये तो गवर्नमेंट काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से काम कर रही है, अब इसको क्या करें भैया, अब यही गवर्नमेंट रहेगी या रे गवर्नमेंट आगे आने वाली है, तो ये काम अच्छा हो रहा है। जो काम 10 साल में होते थे वो 3 साल में होने लग गए। जो एक्सप्रेस वे हम देख रहे थे कि या तो 5-7 साल, यूजुअली 8 साल 9 साल लगते थे, वो एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट होने लग गए। तो वो लोगों में कॉन्फिडेंस आने लग गया, कनेक्टिविटी बेहतर हो गई, नई डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो गई। तो ये सारी पॉजिटिविटी मार्केट में आने लगी, कॉन्फिडेंस दोबारा से रीगेन होने लग गया, इन्वेस्टर्स फिर आने लगे मार्केट में। और अब हम देख रहे हैं कि नोएडा का मार्केट बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, बहुत अच्छे मतलब इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एक दिन में, एक प्रोजेक्ट बिक जा रहा है पूरा। मैक्स ग्रुप का प्रोजेक्ट आया, मैक्स एस्टेट्स, सेक्टर 128 पे, आई थिंक 700-800 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट उन्होंने एक दिन के अंदर बेच दिया। एक दिन में इतना पोटेंशियल बढ़ चुका है, इतना पोटेंशियल बढ़ गया है। और ये तो स्टार्टिंग है साहिल, दिस इज द स्टार्टिंग, बिकॉज नोएडा इज नाउ गेटिंग चेंज। बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब लोगों को वो दिखता है कि नोएडा की तरफ रुझान आने लग गया है। एयरपोर्ट आ गया, सबसे बड़ा चाम ये है, क्योंकि अगर नोएडा का एक साइड देखें दैट इज दिल्ली, बिल्कुल, विद अराउंड 2 to 2.5 CR मतलब करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन आपकी इधर होगी दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली के नोएडा के दूसरी साइड क्या हो गया आपका एयरपोर्ट। अब आप सोचो ये दोनों तरफ से एक ऐसी डेवलपमेंट्स हैं या ऐसी एक यूएसपीज हैं जो उस पूरे नोएडा को इम्पैक्ट डालने वाली है, बादशाह बना सकती है। सो एक दूसरा एक छोर हो गया आपका एयरपोर्ट, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा। दूसरी साइड आपकी दिल्ली की पॉपुलेशन बैठी हुई है, तो अब सब इस तरफ मूव करनी जा रही है। तो जब इस तरफ मूव करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा स्कोप है आपके पास। प्लस जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स थे टूवर्ड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, टूवर्ड्स डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया पार्क हो गए, बहुत बढ़िया सड़कें वगैरह, ये सारी चीज़ें हम रेगुलर देख रहे हैं।
रोड का रीसरफेसिंग देख रहे हैं, बिल्कुल। पार्क्स का दोबारा से रीडेवलपमेंट देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज भी और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो बायर एंड सेलर को भी काफ़ी हेल्प करेंगी। राइट। तो ऐसी कोई कई सारी गवर्नमेंट की ऐसी इनिशिएटिव्स रहे जिसमें आपने ये देखा होगा, लोन के अंदर सब्सिडी मिली थी, यानी 2,75,000 रुपये की सब्सिडी थी। ओके। तो वो सब्सिडीज मिली लोन के अंदर, कई सारे कस्टमर्स ने उसको अवेल करा, गवर्नमेंट की तरफ से था, क्योंकि गवर्नमेंट का भी सपना है कि भाई हर किसी का अपना घर हो, है ना। तो अपने घर के लिए उन्होंने एक सब्सिडाइज लोन दिया कि आपको 2,75,000 रुपये तक का लोन में इंटरेस्ट की सब्सिडी मिल रही है। इतना नहीं करना होगा। हाँ, मतलब सपोज आपने एक लोन लिया, उसमें 10 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट बन रहा है, तो उस इंटरेस्ट का मतलब ऑलमोस्ट 2,70,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट वो वेवर हो गया, आपको मोटा मोटा 30% 30% आपका लोन फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके की सब्सिडीज वगैरह दी गई, और बिल्डर्स को कई सारी रियायतें दी गई। बिल्डर्स को अभी हमने लेटेस्ट में देखा है कि कुछ पेनल्टीज लगी हुई थी बिल्डर्स की जो नॉन पेमेंट्स में थी। ओके। तो उसमें उनको टाइम दिया गया, मतलब के टाइम का इंटरेस्ट उन्होंने फ्री कर दिया। में हिट हुई थी ना ये मार्केट बहुत। हाँ, आपने जब लाइक वाले टाइम पर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे अपना? देखिए, कोविड वाले टाइम में क्या था, एक मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन हो गया था। उस टाइम ऐसा नहीं लग रहा था कि मार्केट किस तरफ रुख लेने वाला है। एक थॉट ये था कि सब लोग अब घर चले गए, घर की तरफ हो गए, दिल्ली खाली हो जाएगा, जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो वापसी जा रहे हैं। अब उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, कैसा ये बीमारी आई है और इसमें क्या होने वाला है। तो माइंड में यही था, क्योंकि सब ने ऑफिसेस खाली कर दिए, सुनने में ही आता था कि ये बीमारी रहने वाली है, ये जाएगी नहीं अब कभी, ऐसा पेंडेमिक आया कि ये जाने वाला नहीं है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर चीज़ें होनी शुरू हुई, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया। अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया तो ये लगा कि जो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ 5,000 एम्प्लॉय काम करते थे, अब ये खाली बिल्डिंग है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ऐसा लगा अब इनका क्या होगा। तो सब लोगों को टेस्ट आने लग गया वर्क फ्रॉम होम का, क्योंकि कंपनीज भी उनसे ज़्यादा काम करवा रही थी, उनकी एक कॉस्टिंग बच रही थी। एक सबसे पहले ट्रैवलिंग कॉस्टिंग बच रही है, बहुत सारी कॉस्टिंग, ऑपरेशनल खर्चे सारे खत्म हो गए। तो यही समझ में आ रहा था कि अगर ये खर्चे खत्म हो जाएंगे तो इस इंडस्ट्री का क्या होगा। अब जो लोग यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं, 20,000 25,000 रुपये का रेंट लेके, वो बिल्डिंग खाली हो गई है, अब वो तो अपने घर से नेटिव प्लेस से काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा ऐसे मार्केट ऐसा था कि अनसर्टेन था, कि नहीं पता कि रियल एस्टेट कहाँ तक जाने वाली है, कैसे जाने वाली है। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब ये खत्म हुआ, ऑल ऑफ सडन एक सर्ज आया प्रॉपर्टी में, एक बूम आया। अच्छा। वो प्राइसेस बढ़ते गए, डिमांड्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती गई, और वो डिमांड जैसी जनरेट हुई तो ये मार्केट फिर अप हो गया। सप्लाई उतनी थी नहीं, डिमांड और हाई। इस चीज को हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोविड में क्यों ये मार्केट बढ़ा, मतलब मेरे को नहीं पता क्यों मार्केट बढ़ा। कोविड के बाद कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, कोई नई कंपनी नहीं आई, ने कुछ ज्यादा पैसे नहीं दे दिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि ये जो मार्केट ने जो ग्रोथ लिया है, ये ग्रोथ थी एक जो लाइफ साइकिल थी प्रोडक्ट की। अच्छा। जो एक ब्रेक चाहिए था ना, एक मतलब एक डाउनफॉल चल रहा है, उस डाउनफॉल के बाद एक स्टॉप लगना था, स्टॉप के बाद फिर वो डेवलपमेंट स्टेज पर आना था, वो ग्रोथ स्टेज पर आना था। तो मेरे को लगता है कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल थी कि जो पिछले 2009-10 के बाद रुकी हुई थी कहीं ना कहीं। उसके बाद से ऐसा फॉल एंड फिर उसके बाद बूम अब देखा था के बाद, क्योंकि 2010-9-10 के बाद जब मार्केट क्रैश था, उसके बाद प्रॉपर्टी ने अप लिया ही नहीं था। ओके। तो वो तब से डाउनफॉल ही था, स्टैग्नेंसी थी या डाउनफॉल था। आप ये सोचो कि नोएडा एक्सटेंशन में जो प्रॉपर्टी 2012-13 में थी, वो प्रॉपर्टी आपको 2019 में भी सेम रेट पे थी अवेलेबल। स्टैग्नेंट कुछ भी नहीं, कोई अप एंड डाउन देखने को नहीं मिला है। कोई नई लॉन्चिंग हो रही है तो वो बहुत मुश्किल से उसको, बहुतों ने तो पेशेंस खो के चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ अटकी हुई। तो बट वो जो लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जिसकी मैं बात कर रहा था, वो लाइफ साइकिल ही लगता है कि ये के बाद वो एक मार्केट ने अप लेना था, तो वो दैट वाज द टाइम। और वो पोस्ट आया, पोस्ट कोविड, क्योंकि में ऐसा कुछ था नहीं ना कि कोई नई इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई थी या कुछ नया मार्केट के अंदर बूम आ गया था। मतलब ऐसा कुछ हमें कोई साइन देखने को मिला नहीं कि हम ये बोलते कि के बाद क्यों प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए। समझ ही नहीं आया था, काम एकदम से आ गया था। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम थोड़ा सा टॉपिक में और डीप डाउन जाने की कोशिश करते हैं।
गवर्नमेंट ने बहुत बेनिफिट दिया इस इंडस्ट्री को लास्ट 10 इयर्स में। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, हाँ जी। गवर्नमेंट ने जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे उसमें स्वामीनाथन कमेटी एक फंड था, स्वामीनाथन फंड, ओके उसमें 25,000 करोड़ का फंड दिया गया ओके कि उन बिल्डर्स को जो अपने जिनके रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कि 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए वो फंड उनको एलोकेट किया एलोकेट करके कि आप अपने प्रोजेक्ट रुके हुए प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट करो और मार्केट को थोड़ा सा बूम मिलेगा। सो 25,000 करोड़ का ये फंड था, स्वामीनाथन फंड, जो कई सारे बिल्डर्स ने इसको अवेल करा, तो जिससे मार्केट थोड़ा सा और सुधार हुआ। और इन मार्केट चीज़ों के बारे में अभी कोई ऑनलाइन बात नहीं करता है, कोई ऑनलाइन बात नहीं है। जो कि एक्चुअली में गवर्नमेंट ने बेनिफिट प्रोवाइड किया था। ग्रेट, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। पर बहुतों के बिल्डर्स के तो सारी चीज़ें उनके तो तख्ते ही पलट गए होंगे अगर देखा देखो जाए। बिल्डर्स के साथ प्रॉब्लम थी, बिल्डर्स को बैंक यूजुअली लोन देने में थोड़ा सा मार्केट रिस्की कहते हैं मार्केट रिस्क इसको। रहता है उनको कि बैंक बहुत अच्छे से लोन नहीं देता है, फिर उनको मार्केट से लोन लेना पड़ता है, वो बहुत हैवी अमाउंट पर लोन मिलता है, 2-3% पर मंथ शायद, ऑलमोस्ट ऐसा ही देते हैं जो प्राइवेट फाइनेंसर्स होते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट से फंड मिला 8-7-8% पे फंड्स मिला, स्वामीनाथन जो फंड्स है ये दिया गया, तो डेफिनेटली वहाँ कई सारे बिल्डर्स में तो नहीं जाना गया और उन्होंने सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड भी करे और नाउ दे हैव लॉन्चिंग देयर न्यू प्रोजेक्ट्स आल्सो। आप कोई अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहोगे? देखिए अपकमिंग प्रोजेक्ट तो आप ये मान के चलिए, यमुना एक्सप्रेसवे पे कुछ नई लॉन्चिंग्स हो रही हैं। एक मार्केट ये रहता था कि यमुना एक्सप्रेसवे है, मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी रहती थी लोगों को वहाँ पे भी, लेकिन मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज़ बताता हूँ, वो वाला मार्केट अभी बहुत बूम करेगा। यमुना एक्सप्रेसवे का मार्केट अभी बहुत बूम करने वाला है क्योंकि वहाँ पर इतना पोटेंशियल है, वेल प्लान सिटी बन रही है, एक बहुत बड़ी सिटी बन रही है। अब उसको हम कोई सेक्टर नहीं बोल सकते कि कोई सेक्टर डेवलप हो रहा है, वो पूरा एक शहर बस रहा है। ओके, पूरा प्रदेश बन रहा है। पूरा प्रदेश बन रहा है और मतलब जहाँ पर 35% इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, यानी कि इंडस्ट्रीज, आईटी कंपनीज, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कमर्शियल आ रही हैं। सो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं और उसका हम मतलब डायरेक्टली उसको हम फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जो जो डेवलपमेंट्स वहाँ हो रही हैं, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ रेडी हो रहा है, दैट इज़ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग रेडी। सो बहुत पोटेंशियल है अभी उस मार्केट में यमुना पे। तो वहाँ भी नई लॉन्चिंग हुई है, एस ग्रुप ने नई लॉन्चिंग करी है, जिसमें आप इनिशियली मतलब आप ये मान के चलो 1,500 रुपये स्क्वायर फीट का बेनिफिट है। अगर आप उसको अभी अवेल करते हैं तो आने वाले टाइम में तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। अभी ये 1500 स्क्वायर फीट बहुत टेक्निकल वाली टर्म हो गई जो देखो 15 है डेफिनेटली, क्योंकि हम तो इसको बहुत इजीली समझ पाते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक बताता हूँ, 9,500 रुपये स्क्वायर फीट पे लॉन्चिंग है, जिसको अभी 1,500 रुपये डिस्काउंट के बाद 8,000 रुपये दी जा रही है। द मोमेंट 10 से 15 दिन में प्रॉपर्टी लॉन्च होती है, 20 से 25 दिन में लॉन्च होती है, तो उसका प्राइस 9,500 रुपीज़ होगा। तो ये 1,500 रुपये मतलब आप मान के चलिए 15% का ऑलमोस्ट डिस्काउंट है जो प्रॉपर्टी को बुक करने में भी दिया जा रहा है। अब चाहे आप उसको रेंटल पर आगे ले जाओ या फिर आप जैसे भी लाइक आपको फॉरवर्ड करना। अग्री, ऑलराइट। सो सर, ऑफ कोर्स मूविंग फॉरवर्ड एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, लाइक ये मेरी पर्सनल क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के होते हैं। हम लोगों के ना फैमिलीज में एक स्टार्टिंग से ही एक चीज़ सिखाई जाती है, दैट इज कि प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, एंड ये माइंडसेट हमारा स्टार्टिंग से ही बनता आता है। लाइक एज अ यंगस्टर, एज अ 23-year-old, मेरे को ये चीज़ लगती है कि हाँ अभी नहीं, बट इन फ्यूचर आई विल बी इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज एंड ऑल एवरीथिंग। सो आपको क्या लगता है एक राइट एज क्या होती है एक पर्सन को रियल एस्टेट में, लाइक नॉट इन दी सेल्स एंड ऑल इस वाले पार्ट में, बट इन दी इन्वेस्टमेंट टर्म्स एंटर करना चाहिए, एंड बिफोर दैट उनको स्टडी करनी चाहिए, तो एक राइट एज क्या हो सकती है? देखिए एज तो आप इसमें मान के चलिए जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको सस्ते में प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी में एक चीज कहा जाती है कि जब आप प्रॉपर्टी लोगे सस्ती है, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी तभी वो सस्ती है, आप कल खरीदने जाओगे तो महंगी मिलेगी। डेवलपिंग नेशन है, ऑफ कोर्स ये चीज है ना। तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि जब आपको मतलब आप इसमें कोई एज बैरियर नहीं है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। आप देखिए यूजुअली होता है क्या है, जो यंगस्टर्स होते हैं 20-22-25 साल के लोग होते हैं, वो इतना जल्दी प्रॉपर्टी के बारे में सोचते नहीं। अग्री कि उनको प्रॉपर्टी लेनी है, बैक ऑफ द माइंड उनको चल रहा होता है कि मेरे को एक प्रॉपर्टी, अपना घर, एक लग्जरी 3 BHK 4 BHK काइंड ऑफ बंगलो, काइंड ऑफ मेरे को एक पेंट हाउस चाहिए, बट वो उसको इनिशिएटिव नहीं कर पाते। आप एक अच्छा
हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं, अच्छी जॉब लगी हुई है, बिल्कुल 3-4 लाख रुपए सैलरी आ रही है, बट आप उस वहाँ तक जा नहीं पा रहे हो, आप वो थॉट प्रोसेस थॉट प्रोसेस पहुंचा पहुँचा नहीं पा रहे। तो ये थॉट प्रोसेस के लिए आपकी फैमिली बहुत मैटर करती है, बट क्योंकि आपकी फैमिली को वो एक्सपीरियंस है, वो आपकी फैमिली आपको देख रही है कि यार ये पैसे जो अर्न कर रहा है, जो सैलरी आ रही है, इसको एक सही जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अग्री। सही जगह का मतलब हो गया कि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आपको मिलती रहे। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसी वोलेटाइल मार्केट में आप पैसे लगा रहे हो कि जहाँ पर आज तो अप हो गया, फिर डाउन हो गया, अप एंड डाउन, तो वहाँ पर आपकी एंजाइटी बनी रहेगी कि यार आज तो ऊपर चले गए, करते हैं उसमें, आज फिर मैं नीचे आ गया, डाउन आ गया, तो एक वो स्पेकुलेशन सा बना रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उससे बेहतर होता है कि ना आपने एक ऐसी जगह, आपके गार्जियंस, आपके फैमिलीज, आपको उनको मालूम है ना एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी का कि बेटे एक काम करते हैं ना, अब एक ये फ्लैट खरीद लेते हैं, इसमें एक मंथली EMI जाती रहेगी, ठीक है, तो एक तरीके से आपकी सेविंग्स भी हो गई, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक राइट जगह इन्वेस्टमेंट भी हो गई है, और आपको एक फिर आने वाले टाइम में उस प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन है वो काफ़ी हायर मिलता है, एक एसेट भी बन गया, एक एसेट भी बन जाता है। तो ये जो माइंड सेट है ये फैमिली मेंबर्स ही देते हैं, वही बोलते हैं कि मतलब क्योंकि बहुत यंगस्टर्स एज में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कोई प्रॉपर्टी आके खुद से इनिशिएटिव ले कि जी मेरे को ये मतलब मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उतनी नॉलेज भी उतनी नॉलेज नहीं है, अगर देखा जाए तो उनकी फैमिली उनको मतलब बताती है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप मतलब आप सैलरी ले रहे हो, आप अर्निंग कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि आप एक लोन भी ले रहे हो तो 15 से 20 साल का लोन होगा, आज आप 20 से 25 साल की एज पे हो तो 40 से 45 साल की एज तक आपको लोन भी कंप्लीट करना है, इनफ टाइम होता है कि इनफ टाइम होता है ना। फिर आपको उस टाइम के बाद एक अगर आप प्राइवेट जॉब में तो आपको लगता है कि 50 साल तक मेरे को एक रिटायरमेंट लेनी है ना, रिटायरमेंट के बाद फिर आपको एक ऐसा भी चाहिए कि मेरे को एक रेंटल इनकम भी बनानी है, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट जॉब में हूँ तो शायद मेरे को पेंशन ना मिले, अब तो agree। गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं मिलती है, तो यही रहता है कि आज मैं जो एसेट्स बना लूँ अपने अगले 15 से 20 सालों के अंदर, वो एसेट्स से मेरे को आगे फर्दर रेंटल या फिर जो रिकरिंग इनकम है या पैसिव इनकम है वो मेरे को आना शुरू हो जाएगी, एक रिटायरमेंट प्लान बन जाएगा, रिटायरमेंट प्लान बन जाता है। वो आपको कई सारी तरीके से हो जाता है ना, तो आपको एक रेंटल आना शुरू हो गया, उसका अप्रिसिएशन आपको मिल गया, उस अप्रिसिएशन को आपने मतलब फर्दर री इन्वेस्टमेंट करा, उसको सेल आउट करके या उसका FD कर दिया, वहाँ से आपको मंथली चीज़ें मिल रही है। तो बेस्ट टाइम तो वैसे ये होता है कि 25 तक आपको मतलब 22-25 के बाद आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, चाहे आप छोटी प्रॉपर्टी लो, जब उसको आपको ग्रोथ मिल रही है आप उसको बेच के दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, तो क्योंकि आपके पैसे भी सही जगह पार्क होने चाहिए, और आप जॉब कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में नहीं जा सकते, बिल्कुल हाई रिस्क मार्केट में नहीं जा सकते, तो वो मार्केट भी आपको देखनी पड़ती है। तो प्रॉपर्टी या फिर ये रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट 20% करना, बाकी 80% बैंक दे रहा है आपको, और उसमें भी अगर आपने रेंट पे चला दिया, हाफ अमाउंट आपका रेंट EMI से कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल लाइक ऑफ कोर्स आपने एक बहुत अच्छा पॉइंटर डिस्कस किया, दैट इज कि फैमिली बैकड अप करती है, आपके माइंड में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर आएगा, राइट। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सही में सोचते हो तब आप सोच पाओगे, अदरवाइज फैमिली विल बी दी लाइक एक सोर्स जो आपको पुश करेगा कि इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। सो यहीं से एक और एड ऑन करूंगा कि मेरे डैड ने भी लाइक हम लोगों ने बताया कि यहाँ का रेंट है ये, तो ही सजेस्टेड मी कि बाय एंड देन पे दी EMI वाला फैक्टर, एंड ऑनेस्टली ये बहुत लॉजिकल फॉर्मेट हुआ कि अगर देखा जाए एक यंगस्टर है वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ना XYZ चीज़ों के बारे में सोचेगा, बट नॉट इन दी टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट एंड ऑल, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, एंड यू लाइक गिवन अ लाइक बहुत ही लॉजिकल आंसर इन दिस। थैंक यू सो मच सर। ऑफ कोर्स मैंने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे हमारी ऑडियंस के लिए? लाइक वी विल बी एंडिंग दिस पॉडकास्ट, सो आपके एंड से कुछ वर्ड्स एंड कुछ ऐड ऑन्स जो आप फॉरवर्ड करना चाहते हो? देखिए मैं यही मतलब मैसेज ये देना चाहूँगा, यही मैं बताना चाहूँगा साहिल, कि मार्केट अभी अप है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया था रेरा आ चुका है, रेरा के बाद ऑलमोस्ट जितने भी डेवलपर्स हैं अपने रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो लोग मार्केट में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो गया। एक इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आप आज की डेट में कर लेना चाहिए, क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, अग्री, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मेरे को आज एक एज पे मेरे छोटा बेबी है लेट्स से,
और जब उसकी एक एज होगी, सर्टेन एज होगी, तो मेरे को उसको डॉक्टर का कोर्स करना है, इंजीनियर बनाना है, तो उस टाइम मेरे को एक कॉर्पस चाहिए, 40-50 लाख का कॉर्पस, माइट भी 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। वो मैं अपनी जॉब से तो नहीं अटेन कर सकता, यानी कि जॉब से तो नहीं मैं इकट्ठा कर सकता। बिल्कुल। तो वो इन्वेस्टमेंट मैं आज से करना शुरू कर रहा हूँ, सो दैट 15 से 20 साल में मैं वो कॉर्पस इकट्ठा कर सकूँ, और वो बहुत ईजी है। तो आज मैंने इन्वेस्टमेंट करी, तो उस पीरियड तक मेरे पास एक कॉर्पस है, तो मेरे को वो कॉर्पस अब बच्ची की एजुकेशन के लिए मैंने दे दिया, उसकी मैरिज के लिए मैंने वो कॉर्पस रख दिया, अपनी रिटायरमेंट के कुछ फंड्स मैंने उसके अकॉर्डिंगली कर लिए। तो आपको आज ये पता करना होगा कि आपको किस टाइम पर रिटायरमेंट लेनी है, किस टाइम पर आपको किस फंड की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि इमीडिएट आप फंड इकट्ठा नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आप फंड करने इकट्ठा करना चाहोगे, आप बोलोगे जी मेरे को नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में कुछ फंड्स इतने चाहिए जो आपके दैट विच इज़ नॉट कप ऑफ योर टी, कि उस टाइम में आपको उतना फंड्स चाहिए, तो वो नहीं मिल पाएगा। तो आपको यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि 15 साल, 20 साल, 10 साल कि मेरे को इतना कॉर्पस चाहिए, इतना फंड चाहिए। तो आपके पास आज ही तो समय है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप आज इन्वेस्टमेंट करिए। फिर वही बात है कि आज खरीदोगे सस्ती खरीदोगे, कल खरीदोगे महंगी खरीदोगे। तो बेटर ये है कि आप जितना अच्छे से, मतलब प्रॉपर्टी का आप खूब एनालिसिस करिए, खूब स्टडी करिए, 4 लोगों के पास जाइए, गवर्नमेंट अथॉरिटी में जाइए, कंसर्न पर्सन्स के पास जाइए, अपने फैमिली फ्रेंड से आप कंसल्ट करिए, अच्छे लोगों से कंसल्ट करिए, उसके बाद आपको लगता है आप प्रॉपर्टी लीजिए। बट मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट प्लेस इन्वेस्टमेंट के लिए। Thank you so much, sir. Thank you so much. And we are grateful to have you on this podcast. And honestly, मेरा रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरे व्यूअर्स के भी होंगे। बिल्कुल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू साहिल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।